रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 47। हेलो डैनी, मैंने डनीला को मुखातब किया। ये तो बुरा हुआ सरफराज, उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा। ओहो डैनी, क्या तुम खौफजदा हो? ये लोग आदमखोर हैं। ओह नहीं, ये हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। ये हमें अपने साथ मेहमान बनाकर ले जा रहे हैं। मेहमान इस तरह? भाई वैसी हैं, तुम बिल्कुल खौफ ना करो। मैं जो कह रहा हूँ तो ये आदमखोर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अब अफ्रीका के हर खित्ते में आदमखोर तो नहीं बसते, तब तो ठीक है। हम लोग तो बहुत डर रहे थे। पहाड़ी तक का रास्ता बगैर किसी वक्त के अबूर कर लिया गया और फिर हम सब एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गए। बिलाशुबा सुरंग ऐसी जगह थी कि अगर हम दूसरी तरफ जाने के लिए उसे तलाश करते तो मिलना मुश्किल था। ऐसी सूरत में हमें उस बुलंद पहाड़ की चढ़ाइयाँ ही नापना होती। सुरंग काफ़ी चौड़ी और कुशादा थी और उसमें तारीकी भी ना थी। दूसरों की शक्लें साफ देखी जा सकती थी। बड़े बड़े सुराखों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। अलबत्ता वो नाहमवार थी और जगह जगह ग्रोहों से बचना होता था। सुरंग तय हो गई और दूसरे सहाने से नीतिका की अजीम शान बस्ती नजर आई। एक मखसूस तर्ज के ऊंचे ऊंचे लोग झोंपड़े जिनके चारों तरफ अहाते थे, लकड़ियों और घास से मजबूत तौर पर बनाए हुए अहाते। खूबी ये थी कि सारे काम नहायत प्लानिंग से किए गए थे। झोंपड़े कतार में थे और उनके एक तरफ चौड़ी और दूसरी तरफ पतली जगह छोड़ी गई थी। गोया उनमें से किसी ने महज़ब दुनिया की मकानी तरतीब देखी थी और उसी के मुताबिक इस बस्ती को आबाद किया गया था, या फिर उनकी अपनी अख्तरा थी और वो लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लवाज़मात से वाकिफ़ थे। हमारे रहबर हमें लिए हुए एक चौड़े रास्ते से गुजरकर एक अहाते के नज़दीक पहुंच गया जो इंतहाई वसीओ अरीज़ था। मोटी मोटी बिल्लियों से बाड़ें बनाई गई थी और उन्हें मोटी टहनियों वाले कांटेदार घास से छुपा दिया गया था। ऊपर मचान में बने हुए थे जिन पर जंगली मसला मुहाफ़िज़ निगरान थे। गोया ये कैद खाना था। दरवाज़ा खुला और हमारे रहबर ने कहा, तुम लोग अंदर आ जाओ। और वहाँ हाँ, तुमने अमन का सबूत दिया है, ये बात मलका नीतिका तक पहुँचाई जाएगी। मुमकिन है कि तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना हो, जबकि तुमसे पहले आने वाले और धमाकों की ज़बान में बात करने वाले मलका के हुक्म से मौत के करीब हैं। उस शख्स की इस बात पर हम चौंक पड़े। तो क्या कुछ और कैदी भी हैं? लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं थे, इसलिए नुकसान में रहे। उन्होंने हम पर धमाके किए, शोले बरसाए और नीतिका के उन मासूम लोगों से नफरत का सलूक किया। वो कहाँ हैं? अंदर, इसी कैद खाने में, उसने जवाब दिया और फिर मुहाफ़िज़ों को हमारे बारे में हदायत की और वापस हो गया। आओ, कर्नल डिक्सन ने कहा और फिर तेज़ी से उस अहाते में पहुंच गए जो बेहद वसी था। मेरे और कर्नल डिक्सन के जहन में एक ही बात आई थी जिसे कर्नल डिक्सन ने कह दिया, सरफराज कहीं वो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। अहाते के सिरों पर बारिश वगैरह से बचाव के लिए पनाह गाहें बनी हुई थी। ऐसी ही एक पनाह गाह में कुछ लोग नज़र आ रहे थे और दूर ही से उनके बारे में अंदाज़ा किया जा सकता था। मैंने कर्नल डिक्सन का बाजू पकड़ लिया। कर्नल, मैं आहिस्ता से बोला। हाँ, कर्नल ने सरसराती आवाज़ में कहा। नवाब फिरोजुद्दीन कहाँ?
कर्नल डिक्सन ने कहा, तो ये लोग भी आप फंसे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और तुमने उसके अल्फाज भी सुने थे, मलका नीतिका उन्हें सज़ा देने का इरादा रखती है। बहुत बुरा हुआ कर्नल, अहमकों ने गोलियां चलाई होंगी। मैं नहीं, यकीनन, कर्नल डिक्सन ने जवाब दिया। अहाते के दूसरी तरफ से हमें भी देख लिया गया और शायद पहचान भी लिया था, क्योंकि एक के बाद एक बाहर निकलने लगा और तकरीबन सभी अपनी पनाहगाहों से निकल आए थे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पनाहगाह की तरफ बढ़ गए और अंदर दाखिल हुए। तमाम लोगों के चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार थे। लड़कियां सब ही खौफज़दा नज़र आ रही थीं, लेकिन मैं दूसरे अंदाज में सोच रहा था। हालात हमारे लिए बिगड़े हुए नहीं थे। ये मलका नीतिका कौन थी, सिर्फ उन्हें देखना था। इसके अलावा मैं नवाब फिरोजुद्दीन के बारे में सोच रहा था। यहाँ रहकर उनसे भी मुलाकात ज़रूर होगी। मेरा उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए? यूँ तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में थी और बहरहाल मैं ये किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन इस अजनबी जगह उनकी ज़िंदगी क्यों कर बचा सकूंगा? नीतिका के वैशी लोग वैशी ज़रूर थे, लेकिन बहरहाल वो ज़हीन भी थे। उनकी तर्ज रहाइश से पता चलता था कि वो अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में होने के बावजूद किसी हद तक जदीद तर्ज रहाइश से वाकिफ़ थे। बड़ा मसला पैदा हो गया था। फिर कर्नल डिक्सन का मुआज़ भी था। बहरहाल मैं उन लोगों से एक अखलाकी मुआहदा भी कर चुका था। मुझे उनका साथ देना था, जबकि कर्नल डिक्सन से उनकी चल रही थी। उन दोनों के दरमियान इस कशमकश का असर भी पड़ सकता था। बहरहाल खासी उलझा देने वाली सूरत हाल दरपेश थी। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे देख लिया गया है तो नवाब फिरोजुद्दीन का रद्द अमल क्या होगा। इसके बारे में मैंने टोबो से मशवरा ज़रूरी समझा और उसे एक तरफ बुला लिया। उस गुफ्तगू में मैंने कर्नल डिक्सन को मदऊ ना किया था, हालांकि कर्नल डिक्सन ने मेरी तरफ देखा था और ये समझ गया था कि मैं उससे हटकर कोई गुफ्तगू करना चाहता हूँ। टोबो ने इस फितरी बेफिक्री से कहा, मैं देख रहा हूँ टोबो, तुम बिल्कुल लापरवाह हो। तो क्या करूँ मैं? टोबो ने पूछा। क्या ये फ़िक्र की बात नहीं है? टोबो ने एतराफ़ किया। फिर जो हुक्म दो बास। वैसे हमारी पोजीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, बल्कि नवाब साहब और उसके साथी खतरे में हैं, और तुम मेरी आदत से वाकिफ़ हो। मैंने होंठ भींच कर कहा, अच्छी तरह बास, अच्छी तरह। टोबो हंस पड़ा। कहा, क्या जानते हो? तुम इन्हें किसी तौर नहीं मरने दोगे। हाँ, हमें खतरे के वक्त उनकी मदद करना होगी। करेंगे बात, फिक्रमंद क्यों हो? टोबो ने कहा। इतने सरसरी अंदाज में ना सोचो, हालात ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे, मैंने कहा, और टोबो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। अरे बास करिए, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम इतने फिक्रमंद? यकीन नहीं आ रहा। हाँ टोबो, इनमें से एक की भी ज़िंदगी नहीं जानी चाहिए। इन सब की ज़िंदगी की हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, टोबो ने कहा, लेकिन हमें प्रोग्राम बनाना होगा। प्रोग्राम? हाँ, तो ठोस और जामिया प्रोग्राम। ऐसा ना हो कि हम देर से सोचें। हाँ बास, ये तो है, टोबो ने जवाब दिया, और फिर हम दोनों सोच में डूब गए। काफ़ी देर के बाद टोबो ने कहा, बास, कर्नल डिक्सन की नवाब फिरोजुद्दीन से चल रही है। हाँ, मैंने टोबो को देखा। तब फिर कर्नल डिक्सन को इस प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कर्नल डिक्सन उस वक़्त भी खुद गर्दी से काम लेगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, टोबो ने कहा, और फिर खामोश हो गए। कर्नल डिक्सन दूर से देख रहा था और बेचैन था। मेरे जहन में नवाब फिरोजुद्दीन का भी ख्याल था। ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि उन लोगों ने भी हमें देख लिया है और पहचान भी गए हैं। सब लोगों के निकल आने से ये अंदाज़ा होता था। अब देखना ये था कि वो लोग खुद भी आते हैं या नहीं। डनीला के कहने के मुताबिक मेरी तरफ तो उनका जहन साफ हो चुका था, बाकी रह गया कर्नल डिक्सन वगैरह। टोबो उठ गया। इस मौजू पर कर्नल डिक्सन से भी गुफ्तगू करना चाहता था। ये एहसास होते ही कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, कर्नल डिक्सन मेरी तरफ दौड़ा आया। ओहो, कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है सरफराज, उसने हाथ मलते हुए कहा। नहीं कर्नल, फरमाइए। इस नई सूरत हाल के बारे में क्या ख्याल है सरफराज? कर्नल ने कहा। खासी उलझी हुई है। ये लोग तो खासे होशियार मालूम होते हैं, इन्हें राम करना सख्त मुश्किल होगा। मेरा भी यही अंदाज़ा है। फिर अब
دیکھیں گے کرنل کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواب پارٹی مجھ سے بھی زیادہ خطرے میں ہے۔ ان لوگوں نے شاید فائرنگ کی ہے، ممکن ہے کچھ وحشی بھی مارے گئے ہوں۔ ہاں ممکن ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے سرفراز، کرنل ڈکسن تشویش سے بولا، اور مجھے اس کی بات سے بے حد خوشی ہوئی۔ بہرحال کرنل ڈکسن انسانیت سے عاری شخص نہیں تھا۔ ہاں خطرناک تو ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر ممکن ہے کہ ہم سے پہلے ان لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے۔ نواب صاحب نے اس کے بارے میں سوچا ہی ہوگا، اور اگر نہ سوچا ہو تو تب پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کرنل؟ وہ تو ٹھیک ہے سرفراز، لیکن بہرحال نواب فیروز کو اس سلسلے میں باخبر تو ہونا ہی ممکن ہے۔ اسے اتنے خطرناک حالات کا احساس نہ ہو۔ ان سے کوئی بات کرے گا کرنل؟ میں کروں گا بھائی، وہ میرا دشمن بن گیا ہے، میں تو نہیں۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ بہرحال میرا دوست رہ چکا ہے۔ میں اپنی آنا توڑ دوں گا۔ ونڈرفل کرنل، بہرحال آپ ایک نفیس انسان ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم خود ہی نواب فیروز الدین سے گفتگو کریں گے۔ نواب صاحب خطرے میں نہ ہوتے تو ہم ایسی کوشش نہیں کرتے، تب پھر کب گفتگو کرو گے؟ تھوڑی دیر رک جائیں، یہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اس کے بعد نواب صاحب کے پاس جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس وقت کوئی روک ٹوک کی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ حالات کا جائزہ لیے بغیر کوئی کوشش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کرنل، میں نے کہا، اور کرنل نے مجھ سے اتفاق کیا۔ ہم انتظار کرتے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ بہرحال ان لوگوں کے کسی قدر مہذب ہونے کے ثبوت ملے، جس میں سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے وقت پر ہمیں عمدہ کھانا مہیا کیا اور ہم سے ہماری دوسری ضرورتوں کے بارے میں پوچھ لیا گیا۔ چوڑے چہرے والا شخص نے ہمارے ساتھ عمدہ سلوک کیا تھا، لیکن ٹوبو کہیں باہر چلا گیا تھا۔ اچانک واپس آیا اور اس نے ایک تشویشناک اطلاع دی۔ بعض ایک بری اطلاع لایا ہوں۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ان سب کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ کب؟ میں اچھل پڑا۔ احاطے کا دوسرا دروازہ یہی ہے۔ میں نے کچھ گڑبڑ محسوس کی اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اوہو آؤ۔ ٹوبو کے ساتھ میں بھی باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر احاطے کے دوسرے حصے کی طرف دیکھا۔ صاف احساس ہوتا تھا کہ وہ حصہ سنسان ہے۔ میں پریشانی سے صرف دیکھتا رہ گیا، اور پھر میں نے بھری آواز میں کہا، ٹوبو ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ، کیا تم ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنا سکتے؟ ابھی تک کوشش نہیں کی بات، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کوئی ترکیب کرو، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ توانا شخص اس احاطے کا منتظم معلوم ہوتا ہے، بظاہر چلاک بھی بہت ہے، مشکل سے پھنسے گا، ٹوبو نے کہا۔ نظر آ جائے تو میرے پاس لے آؤ، میں نے کہا، اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ بہرحال ٹوبو مہذب دنیا میں رہ چکا تھا اور کافی چالاک انسان تھا۔ میں واپس اندر آ گیا۔ میں نے کرنل ڈکسن وغیرہ کو بھی یہ اطلاع دی۔ کرنل کو بھی سخت تشویش ہوئی تھی۔ کافی دیر تک ٹوبو واپس نہیں آیا۔ پھر میں نے جھونپڑے کے پاس اس کی آواز سنی۔ بات یہ ہے ماسٹر کہ میرا باس ایک انوکھا انسان ہے، ستاروں کا بادشاہ۔ ارے میں تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، ایسی انوکھی قوتوں کا مالک ہے وہ کہ بس دیکھتے رہو۔ کیا وہ میرے بارے میں بھی بتا سکتا ہے؟ ایک کرخت آواز نے پوچھا اور سب نے پہچان لیا۔ منتظم ہی کی آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹوبو نے اسے گانٹھ لیا تھا۔ بتاتا کیا بینی رکھتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں نہ جانے کیا کیا ہے۔ تم یقین کرو کہ اس نے خود ہی گرفتار ہونا پسند کیا ہے، ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکلات پیش آتی۔ اوہو کیوں؟ بس یہ نہ پوچھو، کسی طرح اسے دوستی کر لو اور اس کے بعد اس کے کھیل دیکھو۔ تم اس سے میری دوستی کروا دو، بھاری آواز نے کہا۔ واقعی؟ کیا تم دل سے چاہتے ہو؟ ہاں، تم نے اس کی جتنی تعریفیں کی ہیں اس سے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ تم تو افریقہ کے ہی باشندے ہو، لیکن وہ اجنبی ہو کر ہماری زبان کس عمدگی سے بول لیتا ہے۔ اس کی بات نہ کرو، وہ تو دیوتا ہے، نہ جانے کس کس کی زبان بول لیتا ہے۔ میں نے اسے جنگلی جانوروں سے گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ حیرت ہے، تو تم مجھے اس سے کب ملا رہے ہو؟ ابھی اسی وقت۔ میں نے کہا نا وہ اچھا انسان ہے، اور پھر تمہاری تو وہ تعریف بھی کر رہا تھا۔ اچھا، کیا کہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ نہایت اچھا انسان ہے۔ مجھے اس کی پیشانی کی چمک کچھ اور بتا رہی ہے۔ کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اوہو، تو تم اس سے معلوم کرو، بھاری آواز والے نے اشتیاق سے کہا۔ تم رکو، میں اسے یہاں بلا کر لاتا ہوں، پھر تم خود ہی معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے،
टोबो ने कहा और मैंने एक गहरी सांस ली। इन बानों में टोबो अपना सानी नहीं रखता था। कर्नल, जो मुझे अचानक खामोश देखकर संजीदा हो गया था, बोला, क्या बात है सरफराज? कोई ख़ास बात नहीं कर्नल। तुम बाहर किसकी गुफ्तगू सुनकर खामोश हो गए हो? हाँ, टोबो किससे बातें कर रहा है? तुमने उनकी ज़ुबान भी सीख ली, कर्नल डिक्सन ने तारीफी लहजे में कहा। मैं इससे कबल कि मैं उसे कोई जवाब देता, टोबो अंदर दाखिल हो गया। बास, क्या तुम चंद मिनट के लिए बाहर आओगे? मैं अभी हाज़िर हुआ हूँ कर्नल, मैंने कर्नल से कहा और कर्नल ने गर्दन हिला दी। मैं टोबो के साथ बाहर निकल आया। मैंने टोबो से कहना चाहा, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। ठीक है टोबो, मैंने तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ। वेरी गुड, मेरी तरकीब कामयाब रही, टोबो ने कहा और हम दोनों कवि हिकल शख्स के पास पहुँच गए। वो हैं, ये समात्रा है, शेरों का शेर समात्रा। और समात्रा, ये मेरा पुर इसरार बास। समात्रा झुक रहा था, वो मरऊब नज़र आ रहा था। मैंने उसकी चमकदार पेशानी के बारे में बताया था। मैंने कहा, समात्रा तुमसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है बास। क्या चाहता है? मैंने पूछा। बस सिर्फ मुलाकात, और अपने खुशबख्ती का हाल भी जानना चाहता है। क्यों? ठीक है टोबो, मैं उस चमकदार पेशानी वाले से गुफ्तगू करूँगा, तू अंदर जा, मैंने टोबो से कहा और टोबो गर्दन हिलाकर अंदर चला गया। तब मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। दोस्त के जियाले, बाप के नमूर बेटे, क्या जहां वाले तेरी हैसियत से बेखबर हैं? क्या चमकदार पेशानियों की शिनाख्त यहाँ किसी को नहीं है? क्या मतलब? वो अहमकाना अंदाज में बोला। क्या वो नहीं जान सकते कि किस अरूज को, अकबाल को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है? लेकिन उससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? लोग तुझे ना पहचानते, लेकिन उसे पहचानते हैं। मैं नहीं समझा अजनबी, मुझे समझाओ, क्या कहना चाहते हो? उसके लहजे में बेहद इश्तियाक छुपा हुआ था और आंखों की चमक बढ़ गई थी। तब ज़्यादा दोस्त में पत्थर तक चलें, हम वहाँ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। और वहाँ क्या तो दोस्ती की गुफ्तगू को पसंद करता है? मैंने पूछा। क्यों नहीं, तू तो दूसरों से अलग है। तू ना सिर्फ उसी की पसंद है, बल्कि हमारी ज़बान भी गुफ्तगू करता है। मुझे तो तेरी बात बड़ी अजीब लग रही है। कौन सी बात? वो भी रंगो नस्ल में हमसे जुदा थी, मगर हमारी रहबर बनी, और तू भी अनोखा है, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। कौन? किसकी बात कर रहा है? मैंने पूछा। हम दोनों पत्थर की तरफ बढ़ गए थे और फिर दोनों ही बैठ गए। तुझे कोई ज़रूरी काम तो नहीं है? मैंने पूछा, और उसकी बात मेरे जहन में चुभ रही थी। लेकिन मेरे जहन में तो बेशुमार बातें चुभ रही थी, कोई एक चुभन तो नहीं थी। पहले तो मैं उसको पूरी तरह कब्ज़े में करने की तरकीब करना चाहता था, उसके बाद तो बहुत कहानियाँ खुद ब खुद शुरू हो जाती। इसके बाद कुछ नहीं कि तेरी और तेरे साथियों की खिदमत और निगरानी करूं। खूब नज़दीक रहकर यह काम बखूबी हो सकता है। मैं और दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए भी वो मुस्कुराया। बेशक, लेकिन तू मेरे बारे में कुछ कह रहा था अजनबी। तेरी चमकदार पेशानी मुस्तकबल की तहरीर है। मेरे कुछ कहने से क्या हो सकता है? बिल्कुल उसकी मानत जैसे वो लकड़ी का सतून अब से चंद साथ के बाद अपनी जगह छोड़ देगा, क्योंकि ये सितारों का कहना है। इस तरह सितारे तेरे बारे में भी कुछ कहते हैं। कौन सा सतून? उसने हैरत से पूछा। वो जिस पर वो मोटी लकड़ी की छत रुकी हुई है। क्या उस छत के नीचे कोई नहीं है? नहीं, उसके रहने वाले जा चुके हैं, उसने जवाब दिया। तेरा नाम समात्रा है ना? हाँ। वो सतून की तरफ देखते हुए बोला। ओहो तिरवीब, क्या बस्ती का शेर नहीं था? क्या वो बस्ती का सबसे बहादुर इंसान नहीं था? उसने उसकी जसारत को सामने रखकर अंधेरे में तीर फेंका। हाँ, मगर तू उसे कैसे जानता है? मैं नहीं जानता, सितारे जानते हैं। और सितारे? ओहो, और उसकी हर्ष। उसने सतून की तरफ देखा जिधर मैंने इशारा किया था। और तब ज़रूरत इस बात की है कि सतून अपनी जगह से हट जाए, ताकि दोस्ती गहरी अकीदत में बदल जाए। इन मासूम इंसानों के लिए इतना ही काफ़ी था। चुनाचा मैंने अपने ख्याली गिरफ्त सतून पर कर्म करके उसे झटका दिया, और सतून की हैसियत ही क्या थी, तिनके की तरह खड़ा हो गया और उसकी छत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ के साथ नीचे आ पड़ी। समात्रा की आंखें शिद्दते हैरत से फैल गईं। वो मुस्तरबाना अंदाज में खड़ा हो गया। छत और सतून के गिरने से काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई थी। चुनाचा एक तरफ तो कर्नल वगैरह बाहर निकल आए और दूसरी तरफ अहाते के दरवाजे पर खड़े मुहाफ़िज़ अंदर आ गए। ओहो हो, कोई बात नहीं है, जाओ आराम करो, समात्रा ने मुहाफ़िज़ों से कहा।
कोई बात नहीं है कर्नल, सिर्फ एक सतून गिर पड़ा है, सब ने कर्नल से कहा। वो सब अंदर चले गए, लेकिन समात्रा फिर खातर खवा अमल हुआ था। तो तू वाकई अनोखा है अजनबी। कैसी बरवकत बात बताता है। मैंने तेरे बारे में बता दिया था समात्रा। तेरी चमकदार पेशानी पर चमकने वाले सितारे आसमानी सितारों से राब्ता कायम कर रहे हैं, और जो ही दोनों का मिलाप हुआ तेरी तकदीर बदल जाएगी। वो अहमकाना अंदाज में बोला। हाँ, यकीनी बात है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे कहने के बाद ये सतून गिरा। हाँ, तेरी बात झूठ नहीं होती, मगर तेरी तकदीर ज़रूर बदलेगी, मैंने ज़ोरदार आवाज़ में कहा। मगर होगा क्या? मुमकिन है तू नीतिका का हुक्मरान बन जाए। मुमकिन है कुर्बो जवार के दूसरे इलाके भी तेरे तहत आ जाएं। मुमकिन है तो इन दूर दूर तक के हंगा जंगलों का शहनशाह कहलाए, मैंने कहा, और नौजवान का सीना फ़रत मसरत और फ़रत जज्बात से फूलने और पिचकने लगा। ओहो, मगर ये सब कुछ कैसे होगा? जैसे भी होगा ज़रूर। वो मेरे दोस्त सच कहने वाले, तूने अनोखी खुशखबरी दी है। काश कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है? ऐसे हालात क्यों हैं? क्या सतून कमज़ोर था? मैंने पूछा। फिर वो कैसे गिर गया? अंदाज़ा नहीं हो सकता। इस तरह हालात का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ना जाने वो किस तरह बदले। कुछ होगा ज़रूर, उसे आने वाले वक्त पर छोड़ दिया जाए। देवता करे तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तू बड़ा ही अनोखा दोस्त निकला। तूने ये खुशखबरी मुझे सुनाई। मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मुझे तुझसे दिलचस्पी है और किसी बात से नहीं। हाँ, अगर तू चाहे तो तेरे सारे हालात मुझे बता, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि तू किस तरह अपना मकाम हासिल कर सकता है। मगर ये सिर्फ अंदाज़ा होगा, सितारों की बात नहीं। हाँ मेरे दोस्त, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, पर जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। ज़रूर दूंगा, पूछ। मौजूदा हुक्मरान कौन है? ये बात तो हम भी नहीं जानते। क्या मतलब? वो हम में से नहीं है। ओहो, ये मुमकिन है? मैंने किस कदर ताज्जुब से पूछा। बस ये बात कोई नहीं जानता। वो अचानक पहाड़ों में नमूदार हुआ और रोशनियाँ फैल गईं। तब उसकी आवाज़ पहाड़ों में इस तरह फैल गई जैसे आसमान पर बादल गरज रहे हों, और बस्ती वाले खौफजदा हो गए। तब उसने बस्ती वालों से कहा कि उसकी तरफ आएं और उसकी बात सुने। सब खौफजदा हो गए थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आया था। उसने कहा कि वो उनकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। उन्हें उसकी बात ज़रूर सुनना चाहिए। वो इन पहाड़ों में आए और उसकी बात सुने। सब राज़ी हो गए। उन्होंने सोचा कि उस पुरइसरार कुव्वत को नाराज़ करना ठीक नहीं। चुनाचा सब उसके पास पहुंच गए जहां तक भी हो सका, और हुक्मरान और सरदार था, वो भी उससे खौफजदा था। सो उसने कहा कि वो उनके लिए खुशहाली का पैगाम लाई है, और जहां वो जाती है वहां कोई सरदार नहीं होता उसके सिवा, और वो मारे जाते हैं जो उसके हुक्म की तामील नहीं करते और अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ से मिलाते हैं। तब उसने सरदार तबशे को बुलाया और उसे कहा कि सरदारी उसके हवाले कर दे। लेकिन सरदार तैशिक बुज़दल नहीं था। उसने कहा अनोखी कुव्वत वाली से कि लेकिन सरदारी के लिए ज़रूरी है कि सफ़ेद हाथी शिकार किया जाए। वो ये कबीले का शगुन है। तब वो हंस पड़ी और उसने कहा कि वो सफ़ेद हाथियों का पूरा गौलमती कर सकती है। तो अजनबी दोस्त देखने वालों ने देखा कि वह हस्बे वादा, यानी जब तक उसने मोहलत तलब की थी, वापस आई। वो एक सफ़ेद हाथी की गर्दन पर सवार थी और बुलंदो कामत हाथी उसका मतियो फरमा बरदार था। फिर किसकी मजाल थी कि उसे तस्लीम ना करता। चुनाचा वो हुक्मरान बन गई और अब वो हिस्सा नीतिका का है, समात्रा ने बताया, और फिर खामोश हो गया। कहानी बेहद दिलचस्प थी और मैं बहुत कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर मैंने समात्रा से पूछा, वो कोई औरत है? हाँ, देवी है। तुम में से किसने उसे देखा? सब ने देखा। क्या मतलब? वो लोगों के साथ आम तौर से नजर आती है। हाँ, वो सफ़ेद हाथी पर बैठकर अक्सर बस्ती का चक्कर लगाती है, और अब तो नीतिका की बस्ती के लोग उसे मोहब्बत करने लगे हैं। वो सबसे अच्छी है। मैंने गर्दन हिलाई। एक बात और बताओ। जी। क्या तुम्हारी बस्ती के कुछ लोग उसके मुखालिफ भी हैं? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे कबूल नहीं करते। क्या कहते हैं वो? बस वो नहीं चाहते कि कोई बैरूनी औरत उनकी हुक्मरान हो। वो उसके खिलाफ साजिशें भी करते होंगे। इब्तदा में की थी, लेकिन उसने उन सब को पकड़ लिया, उन्हें एजाज़ात और करामात से नवाजा, फिर वापस कर दिया।
जबकि वो चाहती तो खामोशी से उन्हें ख़त्म कर सकती थी। क्या उसका रंग स्याह नहीं है? नहीं, वो सफ़ेद है और बहुत खूबसूरत है। उसके साथ उसके नस्ल के और लोग भी हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं, लेकिन वो पहाड़ों में रहते हैं। क्या वो पहाड़ों में अपनी रिहाइशगाह भी बना रही है? बस्ती के नौजवान वहाँ काम कर रहे होंगे। रिहाइशगाह तैयार हो चुकी है। बहुत खूब। अब मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पत्थरों की तलाश में आने वाले हैं लोग। ना जाने ये लोग चमकदार पत्थरों के लिए ज़िंदगी की बाजी क्यों लगा देते हैं। क्या उन्होंने धमाके वाले हथियार इस्तेमाल किए थे? हाँ, जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उन लोगों ने हथियार इस्तेमाल किए। तुम्हारे कुछ आदमी मारे तो नहीं गए? 4 जवान मारे गए। वो तो उन लोगों के साथ क्या सलूक होगा? मैंने तशवीश से पूछा। कल सफ़ेद हाथी उन्हें हलाक कर देगा। हाँ, तो क्या तुम उन्हें इसीलिए कैद करके ले गए थे? हाँ, समात्रा ने जवाब दिया। और समात्रा उन्हें साफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनकी मौत का हुक्म सादर कर चुकी है। क्या इससे कबल भी उसने किसी को सजा दी है? हाँ, 4 आदमी थे। वो भी पत्थरों की तलाश में आए थे। उन्होंने हमारे 2 आदमी हलाक कर दिए और मलका ने उन्हें सफ़ेद हाथी का शिकार बना दिया। सफ़ेद हाथी मलका के हुक्म से बेहद ख़तरनाक होता है, और फिर कौन है जो उसे रोक सके? वो इंतहाई बेदर्दी से इंसानों को हलाक कर देता है। तो उन लोगों को सज़ा दे दी जाएगी। हाँ, मगर तुम उन्हें कहाँ ले गए हो? मौत के अहाते में सुबह को उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा और बल्कि उन्हें सज़ा दी जाएगी। अगर हाथी उन्हें हलाक ना कर सका तो क्या होगा? ओह नहीं, सफ़ेद पहाड़ मौत का पहाड़ है, उससे बचना नामुमकिन है। और अगर कोई उस हाथी को सफ़ेद पहाड़ में शिकस्त दे दे, ऐसी बातें ना करो। सफ़ेद हाथी का शिकारी सरदार बनता है, और फिर देवी से हाथी का शिकार करना आसान बात नहीं।